हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया था। आज जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिए। 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो चुकी है, 7th क्लास की चल रही है, 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटी के नोट्स ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटी के भी नोट्स मिलेंगे और ज्योग्राफी के भी नोट्स आराम से मिल जाएंगे और अदर चीज़ें भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हैं। आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा मिलेगा यहाँ पर, आप लोग उसको देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने उड़ान मैगज़ीन से प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसको भी आप देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें भी। और साथ में PYQ भी हैं उनमें, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है दिल्ली के सुल्तान। 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया और इसी काल में दिल्ली एक वाणिज्य केंद्र बनी। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए। यहाँ पे आप नोट करेंगे, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, यानी कि यहाँ पर जो दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी बनाए जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहां दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहांपनाह आदि कई नगर बसे। दिल्ली के शासक राजपूत वंश, इसको जानते हैं। तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। नेक्स्ट है प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन 1266 से 1287। नेक्स्ट है खिलजी वंश, यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1216। नेक्स्ट है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक 1220 से 1224, मोहम्मद तुगलक 1224 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1251 से 1388। नेक्स्ट है सैयद वंश, 1414 से 1451, खिज्र खान 1414 से 1421। नेक्स्ट है लोधी वंश, 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यहाँ जानते हैं। आंकड़े इतने मैटर नहीं करते, बस ये है कि आपको यहाँ के सारे शासकों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से इतिहास में तारीख एक वचन, त्वारीख बहुवचन है, यहाँ पे याद रखेंगे इसको। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। नेक्स्ट है त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति हुए थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, वह शासन संबंधी सलाह भी देते थे। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते, इनाम पाने की आशा रखते व जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। नोट है, यहाँ पर नोट करेंगे इसको। सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उसे युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया।
परंतु दरबारी जन प्रसन्न नहीं थे। अंततः 1240 में उसे सिंहासन से हटना पड़ा, मतलब उसे सिंहासन से हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। नेक्स्ट है कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003 को प्रजा स्नेह भरी संबोधन दीदी के नाम से किए, जिसकी वजह से उन्हें रानी दिद्दा कहा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुल्तानों ने अपना शासन गैरिसन से किया। गैरिसनों का विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में हुआ, पर उनका नियंत्रण नाम मात्र के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। गैरिसन शहर, किले बंद, बसाव, जहाज, सैनिक रहते हैं। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। दिल्ली, सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। सल्तनत के भीतरी सीमाओं के अभियानों का लक्ष्य गैरिसन शहरों और भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। सल्तनत की भारी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान करके शुरू हुए और मोहम्मद तुगलक के समय ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। नेक्स्ट है मस्जिद। ये जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को, ये एनसीईआरटी बुक के नोट्स हैं, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लेके मैंने खुद टाइप करके बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, राइटिंग समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टाइप करके नोट्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकें। यह अरबी का शब्द है, ऐसा यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ पे ये नहीं है, ऐसा स्थान, ठीक है, यहाँ पे शब्द है स्थान, ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद, यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एक होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। इमाम, नमाजियों, सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देते हैं। किबला नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। इस दिशा को किबला कहा जाता है, यानी कि जिस दिशा में मक्का है उस तरफ की तरफ मुंह करके वो जो है नमाज करते हैं, ठीक है। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, याद रखेंगे इसको। नोट है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी। यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास इसे दहली ए कहना, यानी कि इतिहास में इसे दहली ए कहना कहते हैं। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, याद रखेंगे, यहाँ पर नोट रखेंगे इसको। मीनारे 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में उसकी नई राजधानी जहांपनाह यानी कि विश्व की शरण स्थलीय में बनवाई गई। जमाली कमाली मस्जिद, याद रखेंगे, सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। जमाली कमाली मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनवाई गई, ठीक है, सिकंदर लोदी ने नहीं, उसके मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है प्रशासन, खिलजी और तुगलक वंश, ठीक है, याद रखेंगे आप, क्योंकि इस तरह के पॉइंट आते हैं डाइवर्ट करके। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने
सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को राजनीतिक पदों पर रखा। खिलजी और तुगलक शासक बदंगों का इस्तेमाल करते रहे। गुलामों को सूबेदार और सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके को संरक्षण किया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तारीख के लेखों में की गई है। जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खम्मार नामक कलाल यानी कि शराब बनाने या बेचने वाला इसको कहते हैं, ठीक है, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची, लड्ढा तथा पीर नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया गया था। अब आता है इक्ता, विभिन्न इलाके जहां से राजस्व वसूला जाता था। इस तरह से वर्ड पूछे जा गए हैं। PYQ अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको इक्ता, मुक्ति इस तरह के वर्ड दिखेंगे, पता पूछते हैं वहाँ पर, आप देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। मुक्ति, राजस्व वसूलने वाले इक्तेदार या सूबेदार, लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय 3 तरह के कर थे। उन करों को देखिए आप ध्यान से। पहला है कृषि पर खराज उपज का 50%, ठीक है। सेकंड है मवेशियों पर कर और थर्ड है घरों पर कर। नोट है यहाँ पर, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमण, उसको जानते हैं, कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीसियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया, ठीक है। आप उज्बेकिस्तान का ये नाम भी याद रखेंगे क्योंकि कभी पूछ लिया जा सकता है। उज्बेकिस्तान ना देकर तो आप कहीं सोचे ये नया है तो ये नहीं है, तो आप कहीं और टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है और यहाँ मोहम्मद तुगलक के बारे में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में है, दिल्ली में 2 बार हमला 1299 1300, ठीक है, तथा मंगोल 1302 से 1303। इसमें अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की और मोहम्मद तुगलक इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में हमला सेना परास्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी में सैनिकों के लिए सीरी नामक गैरिसन नामक शहर बनाया गया और इसमें तुगलक में दिल्ली को खाली करवाकर उसे एक सैनिक छावनी बना दिया और खिलजी ने किसानों से उपज का 50% कर वसूल किया और तुगलक अतिरिक्त कर लगाया गया। खिलजी में है सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू, बाजार से सामान की कीमतों पर नियंत्रण लागू। और तुगलक में है सस्ती धातुओं का टोक यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। खिलजी में अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और उसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। और तुगलक में है असफल प्रशासनिक कदम, असफल कश्मीर हमला, विशाल सेना भंग, टोकन मुद्रा वापस लेना पड़ा, ठीक है। इन दोनों का आप अच्छे से नोट करेंगे। नोट है यहाँ पर, मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एकमात्र शासक जिसने मंगोलों का इलाका तुरान पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। नेक्स्ट है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, उसके बारे में जानते हैं।
तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन के रूप में आगे चलकर उसने मुगल सम्राट तक को चुनौती दी और परास्त किया। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में बात है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन को ही अपनाया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे यहाँ पर आप कि अकबर ने जो अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन को ही अपनाया। अन्यत्र 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, उसको जानते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और चोटी करने वाला वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है। अब नेक्स्ट है नाइट, योद्धाओं का समूह। ईश्वरीय शांति, ईसाई धर्म का प्रसार करने वाला समूह। और धर्म युद्ध, मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम शहर को छुड़ाने के लिए सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। तो यहाँ पे आपका सल्तनत जो दिल्ली का था, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, जो हमारा चैप्टर था दिल्ली में सल्तनत। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। कल हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी का, वो रहेगा हमारा मुगल साम्राज्य। तो कल इस चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोगों को पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।